दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम कवर करने वाले हैं मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि C-TET में ऑलरेडी आए हुए हैं। अगर आप C-TET की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का वह क्षेत्र जो कि व्यवहार एवं मूल्यों के साथ संबंधित है उसे किस रूप में जाना जाता है। यानी लर्निंग का वह फील्ड जो बिहेवियर एंड वैल्यूज से के साथ संबंधित है, रिलेटेड है, उसे किस रूप में जाना जाता है। तो उसे जाना जाता है भावात्मक क्षेत्र के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ब्लूम ने 3 तरह से उन्हें वर्गीकृत किया है अधिगम के क्षेत्र को। तो उनके अनुसार अधिगम को 3 प्राथमिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? एक संज्ञानात्मक क्षेत्र, और ये कॉग्निटिव फील्ड हो गया, इमोशनल फील्ड हो गया, भावात्मक क्षेत्र या एब्स्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, और एक है आपका मनोगत्यात्मक क्षेत्र यानी साइकोमोटर फील्ड। ओके, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र में क्या होता है? संज्ञानात्मक मतलब जिसमें हम संज्ञान लेते हैं, जिसमें मानसिक कौशल को यानी मेंटल जो स्किल है, नॉलेज है, ज्ञान है और बौद्धिक क्षमता जो है वो शामिल होती है संज्ञानात्मक क्षेत्र में। भावात्मक में भाव मतलब भावना होनी चाहिए, जैसे भावनाएं हो गया, या दृष्टिकोण है ना, या फिर हमारे जो प्रशंसा करते हैं वो हो गया, वैल्यूज है, मूल्य है, ये सारी चीजें। मनोगत्यात्मक में क्या होता है? मनोगत्यात्मक गति मतलब गति से रिलेटेड, यानी जैसे शारीरिक गति है, समन्वय है, मोटर कौशल है, ये सारी चीजें शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी लंब वृत्तीय बेलन यानी कि कोई लॉन्ग सिलिंड्रिकल जो सिलेंडर है उसकी ऊंचाई और आधार त्रिज्या क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यदि आधार त्रिज्या आधी कर दी जाए तथा ऊंचाई में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो निम्न में से कौन सा इस बेलन के नए आयतन की व्याख्या करता है। तो ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जो लंब वृत्तीय बेलन है, हम अपने समझने के लिए बना लेते हैं लंब वृत्तीय बेलन। ठीक है, ये मान के चलिए ये लंब वृत्तीय बेलन है, ये लंब वृत्तीय बेलन है, और बोला जा रहा है कि इसकी जो आधार त्रिज्या है और इसकी हाइट है ये दिया हुआ है ना। ये जैसे कि ये है आधार त्रिज्या, ये कितना है अभी फिलहाल 6 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो कितना दिया हुआ है? वो 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो त्रिज्या है और ऊंचाई, उसमें परिवर्तन किया गया है। त्रिज्या क्या कर दी गई है, रेडियस क्या कर दी गई है, आधी कर दी गई, यानी 6 को कितना कर दिए हैं, बाद में 3 कर दिए हैं कम करके। और जो हाइट है, ऊंचाई है, उसको कितना कर दिया गया है, ये आर है और ये वाला एच है। अब जो हाइट है ना उसमें 3 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी गई, यानी 9 से 9 में 3 जोड़ देंगे तो ये 12, इसको 12 कर दिया गया है, इसको हाइट को, और रेडियस को कितना कर दिया गया है, आधी कर दी गई है, यानी कि 6 से 3, है ना। अब बोला जा रहा है कि नए आयतन में जो परिवर्तन होगा, वॉल्यूम में जो परिवर्तन होगा वो कितना होगा। तो आयतन यानी वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो बेलन का जो आयतन है, बेलन के आयतन की बात हो रही है ना, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसी फॉर्मूला में लगाते हैं। तो पहला वाला का निकालते हैं, पहला वाला का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर में, पाई आर स्क्वायर एच में रखते हैं। तो पाई ही रहेगा, आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना था, 9 था शुरू में, है ना। तो ये आगे क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 करेंगे 36 इंटू 9, और लास्ट में पाई को रखते हैं। तो ये क्या कितना हो जाएगा, 9 छक्के 54, और ये 5 हो जाएगा, 9 तिया 27, 27 और 5 कितना हो गया, 32। तो 324 पाई आ गया पहले वाले का। अब दूसरा जब परिवर्तन किए तब कितना आता है, तो दूसरा वाला का जब परिवर्तन करेंगे तो जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, आयतन कितना आएगा। तो देखिए इसी फॉर्मूला में फिर से लिखते हैं, ये पाई आर स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर इंटू एच,
h कितना हो गया है, 12 हो गया है। तो वैल्यू को रखेंगे तो 3 तिया हो जाएगा आपका 9 इंटू 12 और लास्ट में पाई को रखते हैं तो आगे क्या हो जाएगा 12 निया 108, तो ये 108 पाई आया। तो नेक्स्ट में जब हम परिवर्तन किए तो हो गया 108 और उससे पहले कितना आ रहा था, जब नॉर्मल था तो 324, तो 108 का गुणा अगर हम 3 से करेंगे तब हो जाता है कितना 324, यानी कि जो लास्ट में यानी जो बाद में परिवर्तन करने के बाद जो आया वो उसका कितना होगा, तो ऑप्शन में देखते हैं 1/3, यानी जो नया आयतन आया, नया आयतन जो आया, नया वॉल्यूम जो आया वो मूल वॉल्यूम का 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैन हेले के ज्यामितीय अधिगम के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ज्यामितीय सोच के आरोही स्तरों में व्यवस्थित कीजिए। यानी असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग लेवल्स में हमें क्या करना है, अरेंज करना है वैन हेले के ज्यामितीय अधिगम को, वैन हेले के ज्योमेट्रिक लर्निंग के जो सिद्धांत है उसके अनुसार कथन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ पे आते हैं, सबसे पहले ना हम ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन को पहले देखेंगे, जब एग्जाम में आप दिला रहे होंगे तो सबसे पहले कुछ मत देखिए, सबसे पहले ऑप्शन देखिए। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, देखिए 1 दिया है और 4 दिया है शुरू में, तो या तो 1 होगा या 4 वाला होगा। तो सबसे पहले देखते हैं 1, ज्यामितीय आकृतियों के गुणों की पहचान, तो डायरेक्ट गुणों की पहचान करने की बात हो रही है इसमें। और चौथा क्या बोल रहा है, ज्यामितीय आकृतियों की जैसी वे है उसी रूप में पहचान। तो देखिए ज्यामितीय आकृति जैसी है उसी रूप में पहले पहचान करेंगे, यानी कि 4 वाला पहले आएगा। तो सीधी सी बात है 4 वाला पहले आएगा, यानी कि या तो दूसरा होगा या फिर तीसरा होगा। ये वाला तो कट हो गया है ना, पहला और चौथा कट हो गया। अब चौथा पहला में आएगा। अब इसके बाद देखते हैं, इसमें दूसरा दिया है, इसमें तीसरा दिया है, तो या तो दूसरा होगा या तीसरा। अब देखते हैं, विभिन्न आकृतियों का वर्गीकरण करेंगे या फिर ज्यामितीय आकृतियों के गुणों के बीच संबंध ढूंढेंगे। तो जाहिर सी बात है क्या करेंगे, विभिन्न आकृतियों का हम क्या करेंगे, पहले वर्गीकरण करेंगे। पहले तो हम उसी रूप में पहचानेंगे, फिर आकृतियों के हिसाब से क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, यानी कि दूसरा वाला सही होगा, ये वाला। अब दोनों सही हो गया और उसके बाद यही वाला सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर पहला वाला करेंगे। पहला में क्या है, ज्यामितीय आकृतियों के गुणों की पहचान करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ज्यामितीय आकृतियों के गुणों के बीच संबंध ढूंढेंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो 2 है ना वो सही हो जाएगा। तो वैन हेले के ज्यामितीय अधिगम के सिद्धांत के अनुसार, है ना, तो वैन हेले के 5 उन्होंने स्तर दिए हैं, वो कौन कौन से, प्रत्योक्षकरण दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, जिसमें ज्यामितीय आकृतियों को उनकी उपस्थिति के आधार पर पहचानते हैं कि वो कैसे दिखाई दे रहा है, उनकी गुणों को उनकी आकृति के हिसाब से पहचानने की कोशिश करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण में जैसे कि त्रिभुज कैसे बनाते हैं, इसमें ट्राइंगल होता है, चतुर्भुज कैसे बनाते हैं, उसमें 4 एंगल होता है, ऐसे टाइप से ना हम उसको एनालिसिस करते हैं। ठीक है, फिर तीसरा इस तरह है वो अमूर्तता, अमूर्तता एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं ना वो ज्यामितीय आकृतियों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, संबंध स्थापित करते हैं और आकृतियों के गुणों के बीच क्या करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं। एक तरह से आकृतियों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं कि ये त्रिभुज ऐसा होता है तो उसके साथ चतुर्भुज ऐसा टाइप से होता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा संबंध को बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे आयत है, वर्ग है, उसमें एक तरह से संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद चौथा होता है औपचारिक निष्कर्ष, यानी कि फॉर्मल डिडक्शन। औपचारिक निष्कर्ष में अपने हिसाब से वो तर्क देना स्टार्ट करते हैं, औपचारिक रूप से वो समझते हैं चीजों को, तर्क लगाते हैं और अपने हिसाब से वो औपचारिक तर्क देते हैं। फिर पांचवा आता है आपका कठोरता, रिगर। रिगर में क्या करते हैं कि बच्चे ना सिद्धांतों को कठोरता से सिद्ध करते हैं और उन चीजों को, सिद्धांतों को, गणितीय सिद्धांतों को क्या करते हैं, सत्यापित करते हैं। तो ये है आपके 5 स्तर जो कौन दिए हैं, वैन हेले दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक पाई चार्ट में किसी विद्यार्थी गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी
अंग्रेजी में प्राप्त अंकों को क्रमशः 90 डिग्री, 80 डिग्री, 65 डिग्री, 75 डिग्री एंड 50 डिग्री के केंद्रीय कोणों वाले त्रिज्या खंडों द्वारा निरूपित किया है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक है, कुल नंबर है 540 थे, तो उसके द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का अंतर क्या है? तो ये 4 ऑप्शंस है। तो सबसे पहले हम इसका क्या बना लेते हैं, पाई चार्ट बना लेते हैं। मान के चलिए, अपने समझने के लिए आप पाई चार्ट बनाइए इस तरह से। ये पाई चार्ट है। अब 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो 5 सब्जेक्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। ये इस तरह से आप समझने के लिए कर लीजिए। अब इसमें बोला जा रहा है कि जो मैथ्स साइंस जो भी है, ये मैथ्स हो गया, ये आपका साइंस है ना। उसके बाद फिर 1 2 3 4, अच्छा 4 ही हुआ है अभी, ये 5 कर देते हैं, ठीक है। ये आपका साइंस है और उसके बाद क्या है, SST है, ये SST हो गया। उसके बाद फिर हिंदी है और इंग्लिश है, ये हिंदी हो गया और ये इंग्लिश है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्रमशः अंकों को ना डिग्री में डिवाइड किया गया है, 360 डिग्री में। टोटल 360 डिग्री होता है किसी भी वृत्त का, किसी भी सर्कल का। तो इसमें मैथ्स में कितना है, 90, SST में कितना है, 80। उसके बाद फिर SST में 65, ठीक है, 65। उसके बाद फिर कितना है हिंदी में, 75। और उसके बाद फिर इंग्लिश में कितना है, 50, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि इसमें निरूपित किया है, उसके जो टोटल मार्क्स थे वो कितने थे, 540। अब 540 को ही ना डिवाइड करके 360 डिग्री में डिवाइड किया गया है। तो उसके द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का अंतर क्या है? तो गणित में कितना है, कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। और इंग्लिश में कितना डिग्री बन रहा है, 50 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर कितना बन रहा है डिग्री में, तो 40 डिग्री का अंतर बन रहा है। अब यहाँ पे क्या वैल्यू दिया हुआ है कि जो 360 डिग्री है, कितना डिग्री, 360 डिग्री, इसका मान कितना दिया हुआ है, 360 डिग्री को बराबर है 540 नंबर। अब अगर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1 डिग्री इंटू 360 डिग्री बराबर 540 नंबर, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। यानी कि मुझे अगर चाहिए 1 डिग्री का मान, तो मैं क्या करूंगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 540 बटा 360 होगा। अब इसको कटा सकते हैं, 1 0 1 0, 18 दूनी 36 और ये 18 तिया 54, यानी 1 डिग्री का मान कितना आ रहा है, 3/2, ठीक है। यानी 1 डिग्री का मान है 3/2 नंबर। तो अगर मैं इसी में मल्टीप्लाई करूंगा किसका, मुझे क्या चाहिए, मैथ्स और जो इंग्लिश है उन दोनों में अंतर कितना है, तो कितना आया था डिग्री, 40 डिग्री। अगर मुझे चाहिए 40 डिग्री का मान, तो मैं क्या करूंगा, 40 डिग्री को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 डिग्री वाले में, और इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 3/2/40 डिग्री। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो 40 डिग्री का मान, यानी कि मैथ्स में से इंग्लिश का जो नंबर है उसको हम अगर वो करेंगे, माइनस करेंगे मैथ्स में से इंग्लिश को, तो कितना आएगा, ये 2 और ये 2 दूनी 4 और ये 0, 20 दिया कितना हो गया, 60। तो 60 नंबर आ रहा है। यानी कि हमारा जो उत्तर है वो ये है कि गणित और अंग्रेजी में प्राप्त जो अंकों का जो अंतर आया वो डिग्री में तो 40 आया और अंक में कितना आया, 60 आया। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे हमें क्या निकालना था, अंकों का अंतर निकालना था, नंबर का अंतर निकालना था। तो कितना आया, 60 है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर मतलब मिडिल स्कूल पर, है ना, मिडिल स्कूल मतलब क्लास 6 से लेकर के 8 तक, संख्या प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण सम्मिलित नहीं किए गए हैं, बताइए। According to NCERT, which of the following topics are not included under the number system at the upper primary level? तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही है,
तो इसमें से हो जाएगा आपका सम्मिश्र संख्याएं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फ्रैक्शन भिन्न तो है, घातांक और जो घात है ये भी है, वर्गमूल और घनमूल ये भी है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, सम्मिश्र संख्याएं हैं। सम्मिश्र संख्या जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसे हम 9th 10th 11th 12th मतलब 9th के बाद ही पढ़ते हैं, यानी हाई या हायर स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, हाई स्कूल से स्टार्ट होता है, 9 से स्टार्ट होता है, उससे पहले 6 to 8 में ये शामिल नहीं है, यानी कि ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने मैथ्स के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस अच्छे से कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी अच्छे से समझ आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।